साल था 1962 और भारत और चीन के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई थी। लेकिन इस युद्ध में भारत कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया और इसका सबसे बड़ा रीजन बताया गया कि चीन माउंटेन वॉरफेयर टेक्निक्स जानता था, लेकिन भारत सिर्फ फ्लैट सर्विसेज पर ही लड़ पाता था। लेकिन इसके बाद जब थोड़ा और गहराई से सोचा गया तो कमजोर पक्ष और निकल कर आया, और वो ये था कि इंडिया के पास उस तरह के वेपन्स और एमिनेशन कैरी करने वाला कोई पावरफुल व्हीकल ही नहीं था। और यहीं पर यूएस आर्मी के जनरल ओमार नाइसन ब्रैडली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दी गई एक स्टेटमेंट याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जंग में नौसिखिए स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, जबकि प्रोफेशनल लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देते हैं। और बेहतर लॉजिस्टिक फैसिलिटी न होने का भारत को ये नुकसान हुआ कि भारत 1962 की वो जंग हार गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर उसके बाद भारत ने कैसे इतने बेहतरीन ट्रक्स बनाए जिन्होंने भारतीय सैनिकों का हर जगह साथ दिया, चाहे वो पहाड़ हो या फिर गर्म रेगिस्तान। इंडियन आर्मी स्टाइलिश ट्रक। दोस्तों, कहते हैं कि बिना हथियार के कोई भी सेना अधूरी है, और भारत जैसे देश के लिए ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इन डेडली वेपन्स को हमारी सेना के साथ एक दूसरी जगह कैरी करने वाले पावरफुल व्हीकल कहाँ से आते हैं, जो न सिर्फ वेपन्स को कैरी करते हैं बल्कि खुद भी एक वेपन की तरह देश को अपनी सेवाएं देते हैं। लॉजिस्टिक यानी हथियार, दवाइयों और राशन को किस तरह अपने ट्रूप्स तक पहुंचाया जाए, और इसी में हमारी आर्मी की मदद कर रहा है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का स्टालिन ट्रक, जो कि आज इंडियन आर्मी की लाइफलाइन कहा जाता है। स्टालिन ट्रक में ऐसा क्या खास है और क्यों ये चीन, पाकिस्तान और साउथ कोरिया जैसे देशों से भी बहुत आगे है? आज जब भी हम मिलिट्री व्हीकल्स की बात करते हैं तो बड़े बड़े टैंक या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट दिमाग में आने लगते हैं, लेकिन इन सब को लेकर भारत के सामने बहुत अलग चैलेंजेस होते हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत जो अपने बॉर्डर शेयर करता है, उसमें एक तरफ जहां रेगिस्तान का इलाका आता है, वहीं दूसरी तरफ सियाचिन जैसे बर्फीले रास्ते भी आते हैं, और साथ ही गलवान, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों में तेजी से ट्रूप्स के साथ साथ हथियारों और बाकी सप्लायर्स को मूव करने की भी जरूरत पड़ती है। ट्रक कारगिल के युद्ध में भी हमारे सोल्जर्स तक सप्लाई पहुंचाने का काम कर रहे थे, और माना जाता है कि इन्हीं ट्रक्स की वजह से ही हमने कई सारी कैजुअलिटी को होने से रोका भी, और ये करने के लिए स्टालिन ट्रक का नाम ही काफी है। आज के समय में ये ट्रक रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी, रडार और यहाँ तक कि अग्नि 2 जैसी मिसाइल को भी कैरी करने में कैपेबल होते हैं। हाउ दीज ट्रक आर क्रिएटिंग डिफरेंस। बात ट्रक की हो तो सबको लगता है कि भला ये क्या चेंजेस ला सकता है। तो हम ऐसे देश में बढ़े हैं जहां घर घर तक दूध पहुंचाने से लेकर इसरो के रॉकेट को साइकिल पर कैरी किया गया है। एक ट्रक कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका प्राइस एम्यूशन और लॉजिस्टिक कैरी करने वाले दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले काफी कम होता है। फिर साथ ही हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले इसमें ज्यादा सोल्जर्स को कैरी किया जा सकता है। क्योंकि ट्रक लगभग हर जगह चल सकते हैं, इसलिए आप इन्हें उन इलाकों में भी आसानी से उतार सकते हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, आज रूस के खिलाफ लड़ने वाली यूक्रेनियन आर्मी भी अशोक लेलैंड के इन्हीं ट्रक को इस्तेमाल कर रही है। हालांकि उन्हें ये ट्रक डायरेक्टली भारत से नहीं मिले हैं, बल्कि पेट्रो पोरोशेंको नाम के यूक्रेनियन बिजनेसमैन ने अशोक लेलैंड से ये ट्रक्स खरीदकर अपनी आर्मी को प्रोवाइड किए थे। आज भारत के पास करीब 75,000 से ज्यादा स्टालिन ट्रक मौजूद हैं, और ये ट्रक हम सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि भारत इन्हें एक्सपोर्ट भी करता है। सऊदी अरेबिया से लेकर वेस्टर्न अफ्रीका तक इनकी यूनिट है। इन सब चीजों से एक बात पक्की है कि इस ट्रक को लेकर दुनिया के काफी देशों में इंटरेस्ट है, पर इंडियन आर्मी के अंदर इस ट्रक की जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। Why these powerful vehicles needed? जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारे पास ब्रिटिश आर्मी के लेलैंड हिप्पो ट्रक हुआ करते थे, जो फ्लैट लैंड सरफेस पर चलने के लिए तो ठीक थे, लेकिन एक्सट्रीम हाइट में नहीं चलाए जा सकते थे। इसी वजह से सबसे पहले आर्मी में शक्तिमान ट्रक्स की एंट्री होती है, लेकिन ये सिर्फ नाम में ही इंडियन था, जबकि असल में तो हमने ये जर्मनी से खरीदा था। और शक्तिमान ट्रक असल में जर्मनी के मेन 415 ट्रक्स थे, जिनकी प्रोडक्शन राइट्स इंडियन आर्मी ने खरीद लिए थे। 1959 में आया ये ट्रक एक मीडियम साइज 4x4 ट्रक था, जो कि ट्रूप्स और कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। इसके बाद इसके कुछ अलग वेरिएंट्स बनाए गए, जो कि आर्टिलरी ले जाने में भी सक्षम हो गए थे।
साथ ही सेंसर सिस्टम और शेल्टर कॉन्फ़िगरेशन को भी ये कैरी कर सकते थे। 1962 और 1971 के युद्धों में इन्हीं ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 90 का दशक आते आते इंडियन आर्मी को अब एक मेजर अपग्रेड की दरकार थी। तब अशोक लेलैंड ने ये जिम्मेदारी उठाई और 1987 में लॉन्च हुए अपने कार्गो ट्रक्स में उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस करके उसे आर्मी ट्रक के यूज के लिए सुटेबल बनाया। अब 1994 में उन्होंने ये ट्रक आर्मी को टेस्टिंग के लिए हैंडओवर कर दिए थे और फिर आर्मी ने इसे हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट पर टेस्ट करके देखा और वो इसमें काफी इम्प्रेस थे। इसके बाद 10 अगस्त 1998 के दिन अशोक लेलैंड ने अपने स्टालिन मार्क 3 ट्रक को प्रोड्यूस करने का लाइसेंस जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री को दिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती थी और यहीं पर इंडियन आर्मी के व्हीकल्स बनाए जाते थे। स्टालिन ट्रक ने फिर धीरे धीरे शक्तिमान ट्रक्स की जगह लेनी शुरू कर दी थी। इन ट्रक्स की सक्सेस के पीछे कई सारे फैक्टर्स मौजूद थे, लेकिन एक बड़ा फैक्टर इसका 5.7 लीटर W06 GTI टर्बो चार्ज इंजन था, जो कि टोयोटा ग्रुप के अंडर आने वाली कंपनी हीरो ने बनाया था। ये इंजन करीब 117 हॉर्स पावर प्रोड्यूस किया करता था और इसका टॉर्क भी 495 Nm का था, जो कि आने वाले समय में 800 Nm तक पहुंच गया था। स्टालिन ट्रक अपने शुरुआती मॉडल में 5 टन का 4x4 हाई ग्राउंड क्लियरनेस ट्रक था, लेकिन इसके कुछ मॉडल्स करीब 7.5 टन तक का वेट कैरी कर सकते थे, जबकि इसका खुद का वेट 7.4 टन था, यानी कि ये अपने वेट से भी ज्यादा वजन कैरी कर सकता था। ये इतना बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आइए दुनिया के बाकी ट्रक्स को देखते हैं। पाकिस्तान के पास इस समय M35 सीरीज के ट्रक हैं, जो कि 6x6 की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और 5.8 टन के ये ट्रक सिर्फ 2.5 टन का ही मैक्स पेलोड कैरी कर सकते हैं। इसके बाद साउथ कोरिया के पास M939 सीरीज की बात करें तो वो भी 6x6 की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और 10 टन का वेट होने के बावजूद भी ये सिर्फ 5 टन ही वेट कैरी कर सकते हैं। चाइनीज आर्मी की बात की जाए तो उनके पास सोवियत यूनियन के द्वारा डेवलप किया गया URAL 4320 ट्रक है, जिसका वजन 9 टन है, लेकिन ये भी 6 टन का ही वेट कैरी कर सकता है और यही ट्रक्स इन देशों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। वहीं भारत के स्टालिन ट्रक का वेट 7.4 टन है, लेकिन कैपेसिटी 7.5 टन का वेट कैरी करने की है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान के M35 की टॉप स्पीड 93 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चाइना के URAL 4320 की टॉप स्पीड 82 किलोमीटर प्रति घंटा है और साउथ कोरिया की M939 की टॉप स्पीड 79 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भारत के स्टालिन की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसीलिए इसकी पावर टू वेट रेशो भी इन सभी ट्रक से बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों, आज इंडियन आर्मी के पास स्टालिन के सिर्फ 4x4 वाले मॉडल ही नहीं, बल्कि अशोक लेलैंड ने इसके कई सारे वेरिएंट डेवलप कराए हैं, जिसमें सुपर स्टालिन 6x6 ट्रक है, जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है और फिर 2012 में डिफेंस एक्सपो में सुपर स्टालिन 8x8 भी लॉन्च किया गया, जिसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी 12 टन की है। 2014 में सुपर स्टालिन 10x10 को लॉन्च किया गया था और आज तो इंडियन आर्मी के पास सुपर स्टालिन के 12x12 वेरिएंट्स भी मौजूद हैं, जो कि अग्नि 2 जैसी मिसाइल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और अपने रिपब्लिक डे की परेड में इन्हें आपने जरूर देखा होगा। अशोक लेलैंड ने एक फील्ड आर्टिलरी ट्रक भी अपने 6x6 के प्लांट पर डेवलप किया था। इसके अलावा स्टालिन का एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वर्जन भी है, जो कि हर तरफ से बुलेट प्रूफ और ग्लास प्रूफ ट्रक है और इसका इस्तेमाल कश्मीर जैसी सेंसिटिव इलाकों में सोल्जर्स को यहां से वहां ले जाने के लिए किया जाता है। इस समय स्टालिन के 4x4 और 6 वेरिएंट लगभग हर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर चाहे वो ट्रूप कैरियर हो, आर्मर्ड कैब हो, ट्रूप कैरियर समेत क्रेन हो, फ्यूल बाउजर हो, वाटर बाउजर हो या फिर रिकवरी व्हीकल। इन ट्रक्स को एक कंटेनर जो कि लिक्विड या गैस फॉर्म में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक फायर फाइटिंग ट्रक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रीम हाइट पर जाने के लिए 4x4 और 6x6 के ट्रक वेरिएंट भी हैं, जो बिना किसी मुश्किल के स्मूथली रन कर सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो आज इस ट्रक के 2.5 टन से लेकर 30 टन के वेट को कैरी करने वाले कई वेरिएंट इंडियन आर्मी के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ट्रक सिर्फ इंडियन आर्मी के काम ही नहीं आ रहे, बल्कि भारत इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आज अगर हम कोई भी नया व्हीकल डेवलप करते हैं तो इस पक्ष की ओर भी खूब ध्यान दिया जाता है कि क्या हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट
कर रखा है और हमारा प्लान है कि हम एक नेट इंपोर्टर से एक नेट एक्सपोर्टर बनने की तरफ कदम बढ़ाएं, खासकर डिफेंस की फील्ड में, क्योंकि इससे आपके पास पैसा तो आएगा ही, लेकिन साथ ही आपके पास इन्फ्लुएंस भी आ जाएगी। आज अमेरिका और रूस जैसे देशों ने जो अलायंस का एक बड़ा नेटवर्क बना रखा है, उसमें उनके डिफेंस एक्सपोर्ट ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। इसके साथ जब आपके पास खुद हथियार या फिर इस तरह की गाड़ियां प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रहती है, तो जंग के मैदान में आप किसी पर निर्भर नहीं होते और न ही आपको किसी के ऑर्डर सुनने पड़ते हैं। सोचिए, जो हथियार आज अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, अगर यूक्रेन वो खुद बनाता तो उन्हें अमेरिका की नहीं सुननी पड़ती और वो रूस की सरहद के पार जाकर भी हमला कर सकती थी। लेकिन इस समय क्योंकि वो अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अमेरिका ने उन्हें रशियन बॉर्डर को पार करने से रोका हुआ है। खैर, स्टालिन के अलावा और भी कई सारे ऐसे व्हीकल्स हैं इंडियन आर्मी के। धन्यवाद।